राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज जुड़े हैं व्यालोक भाई, व्यालोक वाणी वाले। अभी कल आपने वज्र घोष में इनको गरजते बरसते सुना होगा। व्यालोक भाई राम राम। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार, आपको प्रणाम, जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, कांग्रेस में फिर से एक घमासान मचा है और इस बार केंद्र में है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर ने पहले पवन खेड़ा की आलोचना की, उसके बाद उन्होंने नंबर लगा दिया केसी वेणुगोपाल का, उसके बाद नंबर लगा दिया है शशि थरूर का। अब आज तो मैंने सुना कि वो उन्होंने कह दिया कि केरल का जो हाल है, लेफ्ट फिर से जीत जाएगा, कांग्रेस वापसी नहीं कर रही है। क्या ये एक डिसग्रंटल्ड फूके कारतूस का उद्गार व्यक्त हो रहा है, उबाल बाहर आ रहा है, या इसके पीछे कुछ सब्सटेंस भी है? क्या ये मणिशंकर को क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर जिस एलीट क्लास की उत्पाद हैं, वो एलीट क्लास पिछले 12 साल से बहुत बेचैन है। प्लस कांग्रेस का आंतरिक सत्ता संघर्ष, जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि ये बेसिकली राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच का संघर्ष है। लोग समझ चुके हैं कि जल्द ही हार की सेंचुरी लगाने वाला राहुल विंची अब कांग्रेस की नैया नहीं खेल सकता है। तो ये जितने चाटुकार और जितने भी जूता चाट के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, मजे की बात यह है कि ये मणिशंकर अय्यर उस पवन खेड़ा को गाली दे रहा है। और एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब वो शीला दीक्षित का पीए था पवन खेड़ा, और वो जिस अंदाज में झुका हुआ है और फाइल दिखा रहा है, तो ये मणिशंकर अय्यर क्या है? ये सब तो पूर्णतः सत्ता की दलाली करके आगे बढ़े हैं और सत्ता में एक परिवार की चाटुकारिता इनका पूर्णकालिक पेशा रहा है। अब आगे बढ़े उससे पहले जरा फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ सुन लिया जाए कि बेसिकली मणिशंकर अय्यर ने कहा क्या था। Has forgotten that I am a member of the party. I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. Can you imagine what is the condition of a party which raises a rowdy like K.C. Venugopal to the level of the Sardar Patel to Rahul Gandhi? And how does the present Congress deal with it? They put somebody like Pawan Khera as the official spokesman. I have absolutely no respect and complete contempt for Pawan Khera. How stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. इतनी बात काफी होगी। Sir, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. सर, पवन खेड़ा पपेट है, और इसके आगे उन्होंने जो कहा है हिंदी में, उसका तर्जुमा ये है कि अगर पवन खेड़ा मुझे निकालने की बात करता है तो मैं निकलने से पहले उसके पिछवाड़े पर लात मार के जाऊंगा। ये अंग्रेजी में कहा गया है क्योंकि एलीट आदमी है, और एलीट शब्द को हिंदी के संभ्रांत से तोलने की गलती मत कीजिएगा। ये लोग वैसे एलीट हैं जिन्होंने वर्षों तक एक परिवार के इर्द गिर्द रह के जूते की इतनी घिसाई कर दी कि इनकी जीभ पतली हो गई है चाटते चाटते, और जूते इनके सरदारों के चमक रहे हैं। अब इन्होंने आगे क्या कहा, और उसके बाद खैर पवन खेड़ा और वेणुगोपाल के बारे में क्या कहा है? राउडी यानी शोहदा, यानी बिहारी में जिसको लफुआ कहते हैं। तो सबसे बड़े लफुआ तो मणिशंकर अय्यर हैं। अच्छा, कांग्रेस की ये हालत क्यों ना हो भाई? अभी कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है? वो जो दिखावे के लिए उन्होंने एक चपरासी बिठा रहा है खड़गे, क्या किसी को इस बात में कहीं कोई शंका है कि खड़गे जस्ट एक नौकर हैं? चला राहुल गांधी रहे हैं, उनके और उनकी बहन के बीच का सत्ता संघर्ष है।
इसीलिए ये पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की जो तथाकथित आक्रामकता दिख रही है, बेसिकली उसको शोहदापन कहते हैं। तो सबसे बड़ा लफुआ ही जब पार्टी को लीड कर रहा है तो भाई मणिशंकर अय्यर ही होंगे। इस मणिशंकर अय्यर ने आज जो बातें कही हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में इसने कितनी अपमानजनक बातें कही हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री को 2014 में यही व्यक्ति कह चुका है कि वो AICC में अधिक से अधिक चाय बेच सकते हैं। तो ये कांग्रेस का उबाल है, आंतरिक सत्ता संघर्ष है, जो अब बिल्कुल सतह पर है। और इसको कहीं ना कहीं एक तरफ से प्रियंका वाड्रा हवा दे रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो ओल्ड गार्ड हैं। अब जैसे आप देखिए ना, कितने नेता भाई 22 तो उधर बने थे, ग्रुप 22, उसके बाद कपिल सिब्बल सफाई हो ही गए हैं। मणिशंकर अय्यर पार्टी में हैं नहीं है, ये एक शोध का विषय है। शशि थरूर की वही दशा है। ओल्ड गार्ड दरअसल राहुल विंची से बहुत बुरी तरह परेशान है, चटा हुआ है। और राहुल विंची को लगता है कि वो अगर JNU के कुछ तथाकथित युवा नेताओं को अपने साथ ले लेंगे तो इससे पूरे देश का युवा उनके साथ हो जाएगा। टसल यही है, मारपीट यही हो रही है। और कांग्रेस को इस बार जो जनता ने 99 सीटों का प्रसाद दे दिया, इससे कांग्रेसियों के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई है कि भाई हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं चाहिए। कांग्रेस को पता नहीं लास्ट कब मिली थी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मुझे लगता है 1991 के चुनाव में भी 272 का आंकड़ा नहीं छुआ था कांग्रेस ने। और उसके वो अपना 150, पौने 200 और इसी पर रही है। 272 आए हुए तो मुझे लगता है कि वो शायद राजीव गांधी वाली जो सरकार थी जिसको प्रचंड बहुमत मिला था, उसके बाद नहीं बना। तो कांग्रेस को मात्र 30-35 सीटों का जुगाड़ करना है। इस देश में इतने तत्व मौजूद हैं, उधर से अखिलेश यादव आ जाएंगे, बिहार से तेजस्वी यादव आ जाएंगे, तमिलनाडु में स्टालिन आ जाएंगे, क्योंकि देश अभी तो प्रगति पथ पर है, ठीक ठाक माल जमा हो गया है। बेचैनी इस बात की है कि खजाना में इतना माल जो मोदी जी वह जमा कर दिए हैं, उसको कैसे जल्दी से जल्दी अपने कॉफर्स में लाया जाए। और ये कांग्रेस का आंतरिक सत्ता संघर्ष है। मणिशंकर अय्यर को वैसे भी सीरियसली अब कौन लेता है जी। आपने कहा ना देश में बहुत माल जमा हो गया है। मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्ति की एक दृष्टि होती है और उसको वो उसी निगाह से, हर चीज को उसी निगाह से देखता है। कांग्रेसियों का एक सर प्रॉब्लम रही है, वो हर चीज को 40% की निगाह से देखते हैं। तो यदि जब गडकरी ये कहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमने इतने प्रोजेक्ट्स ग्रांट किए हैं, NHAI के इतने 1 लाख करोड़ रुपए के हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो सर कांग्रेसियों के दिल से एक आह निकलती है कि अरे 40,000 करोड़ रुपया चला गया है यार। अगर हमारी सत्ता रही होती तो इस 1 लाख में से 40% 40,000 करोड़ रुपया अंदर कर लेते। मैं आपको बताऊं, ये जो दिल्ली के इर्द गिर्द जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना, दिल्ली के अंदर से ना घुसना पड़े, ट्रकों को साइड से निकल जाएं, तो सर ये मनमोहन सिंह के जमाने में अवार्ड हुआ था। अवार्ड होने के करीब 1-1.5 साल बाद सरकार चली गई। अब गडकरी आ गए, उन्होंने कहा है भैया है इधर आओ सब लोग, ठेकेदार लोग, ये स्पेसिफिकेशन है, यही रोड चाहिए। बोला सर ये तो नहीं बनेगा। बोला काहे? बोला सर 40% तो ले गई कांग्रेस, अब 60% में रोड बनना है और 60% में ये रोड नहीं बनता है, ये रोड 100% में बनने वाला रोड है। तो बोला नहीं, हम नहीं जानता हूं, हमको 100%, हमको खरा माल चाहिए, 24 कैरेट हमको चाहिए, 17 कैरेट हम नहीं लूंगा। तो उन्होंने बोला सॉरी सर हम नहीं दे पाएंगे। सारे ठेकेदारों ने पता डिफॉल्ट कर दिया, प्रोजेक्ट रुक गया, वापस बुलाए, सारे प्रोजेक्ट्स को रीटेंडर किए।
इस चक्कर में प्रोजेक्ट 3 साल डिले हुआ, अंत में बना। हालांकि इतनी गंदगी पहले हो चुकी थी उसमें कि आज तक वो स्टैंडर्ड, अभी भी वो हिंदुस्तान का सबसे बम्पी एक्सप्रेसवे, मैं उस पर रोज चलता हूं ऑलमोस्ट, और उस पे 120 की लिमिट है। मैं हमेशा अपने जानने वाले लोगों से कहता हूं, हे भूल के भी 60 से ऊपर मत चलना। उस 60 किलोमीटर वाला रोड है, उस पे 120 लिमिट दी है सब। तो सर कांग्रेसी हर चीज को 40% की निगाह से देखता है। वो जो टीस है ना सर, कसक उठती है, भाई वो 40% असल उठती है जी। असल जो पप्पू थे, इसको तो लोग, विषधर को लोग पप्पू कहने की गलती करते हैं। असल पप्पू तो इसके पिताश्री थे, मरहूम राजीव गांधी। उन्होंने तो ये स्वीकारा हुआ था ना कि भाई 1 रुपए में 85 पैसा चला जाता है। हाँ? अब देश का प्रधानमंत्री ये स्वीकार रहा था। तो सीधी सी बात है कि ये कमीशन खोरी, तोलाबाजी, ये तमाम चीजें जो है ना, इससे मतलब बड़ा संकट हो गया है। इसलिए अब इस, चूंकि आपने कहा है कि इस वीडियो को शॉर्ट रखना है, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे यही रहेंगे कि 2 विपदाएं हैं कांग्रेस के पास। पहली विपदा का नाम है राहुल विंची, जो कि नेतृत्व की भूमिका में है, और कांग्रेसियों के दिमाग में पता नहीं ये क्यों घुसा हुआ है कि उस परिवार के बिना उनकी गति मति नहीं है। चाहे वो एंटोनियो मैनो हो, चाहे वो राहुल विंची हो, वो मतलब इस परिवार के आगे सोच ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि इसके बिना हमारी कोई गतिमति नहीं है। दूसरी तरफ 95 हारों के बाद कुछ जो कांग्रेसी हैं उनको लगने लगा है कि यार इसको हटाओ, दादी जैसी नाक वाली को लाओ, तो शायद हमारे ग्रह नक्षत्र फिरें। और तीसरा, इसी दोनों विचारों से पैदा हुआ संघर्ष है। क्योंकि मैं जेएनयू का प्रोडक्ट हूं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई यही वो मार्क्सवाद के शब्दों में जो कहे ना, वही द्वंद्व एक नए विचार को पैदा करता है, और वो विचार मणिशंकर अय्यर जैसों का है। और यही संघर्ष आपको दिख रहा है, यही अब कुछ दिन के बाद सड़कों पर आएगा। बिहार के इलेक्शन में को मारा कांग्रेसियों ने, जो प्रभारी थे उनकी पिटाई हुई, एयरपोर्ट पर दौड़ा दौड़ा के कांग्रेसियों ने मारा, और कहा कि भाई तुम लोगों ने जो टिकट के पैसे लिए क्यों नहीं दिए हम लोगों को। और अंततः परिणाम क्या निकला? 4 विधायक या 5 विधायक एक गाड़ी में आ सकते हैं। तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो डिफंक्ट है, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद दादी जैसी नाक आएगी तो शायद कुछ फंक्शनल हम लोग बोले। वही संघर्ष दिख रहा है, इतनी सी ही बात है। बाकी तो इसका मणिशंकर अय्यर जैसों का प्रलाप हम लोगों ने बहुत दिनों से देखा सुना ही है। नहीं व्यालोक भाई, अंतिम प्रश्न, 1-2 मिनट में हम वीडियो खत्म करेंगे। कांग्रेस में राहुल ने पिछले 1-2 सालों में बहुत सीनियर लीडर्स को साइडलाइन करके वो कॉरपोरेट कल्चर वाले नौकरशाह टाइप, जैसे इनके अब्बू ने किया था, वो अरुण सिंह और इसके साथ के दून स्कूल के साथियों की एक कोटरी नहीं बन गई थी राहुल गांधी के इर्द गिर्द, राजीव गांधी के इर्द गिर्द। राहुल गांधी ने भी सचिन राव एंड पार्टी, जय जगत वाला ग्रुप एक क्रिएट कर लिया, और वो कांग्रेसियों को आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उनका सूत्र वाक्य क्या है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। बोला सर चुनाव जीतना है कि नहीं? बोला नहीं नहीं, तुमको कुछ नहीं करना, खाली तुम इतना काम किए जाओ, चुनाव की चिंता मत करो। राहुल गांधी को चुनावी हार जीत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहते मैं तो चुनाव हारने जीतने के लिए राजनीति करता ही नहीं हूं, तो कह रहा। तो सर पुराना कांग्रेसी इसीलिए ना डिसग्रंटल्ड हो रहा है कि एक ऐसा नेतृत्व आ गया जिसको चुनावी जीत की चिंता ही नहीं है। नहीं, चुनावी जीत की चिंता कैसे नहीं है? वो तो बयानबाजी है। चुनावी जीत की खूब चिंता है, इसीलिए वो जीन्स पहन के जाता है, जेलेंस्की टाइप रहता है, संसद में डोले दिखाता है। उसको लगता है कि ये विद्रोह का, आक्रामकता का, वो जो वज्रघोष में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि आज के युवा, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा आप आशय नहीं समझे
सर चुनावी जीत की उसको इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि वो जान गया है कि चुनाव तो मैं जीत ही नहीं सकता। तो जीत कर सत्ता हासिल नहीं होनी है, सत्ता हासिल होनी है डीप स्टेट, वो काठमांडू और ढाका वाली शैली में। हाँ, लेकिन इसलिए तो ये उसको बात चुनावी कौन जीत की समझा चिंता रहा नहीं है, है? वो उस रास्ते से सत्ता में घुसने के लिए प्रयत्नशील है, मेरा ये आशय भाई, था। उसने तमाम अर्बन नक्सल्स को अपने इर्द गिर्द बिठा लिया है, तथाकथित युवाओं को। उसको लगता है कि इस देश की युवा पीढ़ी जो है वो काठमांडू या बांग्लादेश की तरह करेगी। उस मूर्ख को ये कोई बताने वाला नहीं है कि इस देश की युवा पीढ़ी बहुत अलग किस्म से होती है। एक क्यूअर पैरेड और गे प्राइड पैरेड से ये नहीं समझना चाहिए कि पूरे देश का युवा वही है, क्योंकि यहाँ भजन संध्या भी हो रही है, क्लबिंग में भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और डीयू में भी हो रहा है। तो इसलिए वो डेस्परेशन है, लेकिन उसी डेस्परेशन में मूर्खताएं बढ़ती जा रही हैं। बस यही मूल मंत्र समझना है। तो कांग्रेस की डेस्परेशन, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की व्यग्रता उबल उबल के बाहर आ रही है और नीरो बंसरी बजा रहा है। सब नीरो देश में आग लगाने के लिए नित नए प्लानिंग्स कर रहा है। चलिए साहब, देखते हैं क्या होता है आगे। व्यालोक भाई, आपने समय दिया, आभार सर, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हर हर महादेव। जय जय